The session is being recorded. अच्छा जनाब, वेज फॉर डिस्क्राइबिंग लीडरशिप बिहेवियर। अच्छा, लीडरशिप बिहेवियर के ऊपर जो यहाँ पे डिस्कशन है वो इस बात के ऊपर है कि लीडरशिप बिहेवियर को डिस्क्राइब करने के लिए लोगों ने कभी मेटा कैटेगरी यूज किया है, कभी स्पेसिफिक कैटेगरी यूज किया है। और ओके, तो वो इसके बाद मेटा कैटेगरी करते हैं, फिर इंटरमीडिएट कैटेगरी है, और फिर स्पेसिफिक कैटेगरीज है, और उसके बेसिस पे ऑब्जर्व्ड इंसिडेंट है। तो मेटा कैटेगरी का मतलब होता है एक ऐसी कैटेगरी जिसके अंदर खुद बहुत सारे वेरिएबल्स हैं। तो एक तो मेटा कैटेगरी की कॉम्प्लेक्सिटी ये है कि उसके अंदर खुद बहुत सारे वेरिएबल्स हैं। फिर दूसरा इशू ये आता है कि रिसर्चर्स ने अपने अपने तरीके से उसको डिफाइन किया हुआ है। तो इस वजह से लीडरशिप के जो रिजल्ट्स हैं उनको कंसिस्टेंसी के साथ मैच करने में डिफिकल्टी आती है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि लीडरशिप की जब स्टडी की गई थी, डेफिनेशंस बताए थे, मैंने बताया था कि बहुत सारे डेफिनेशंस हैं। उसकी वजह ये कि बहुत सारे स्कॉलर्स ने उसके ऊपर काम किया है, और ये हर स्कॉलर का एक शौक था कि अपनी डेफिनेशन लेकर के आए। तो इस वजह से अभी तक कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम कहेंगे लीडरशिप का टोटली कंसेंसस बेस्ड डेफिनेशन है। इसी तरीके से जब बिहेवियर हम करते हैं तो बिहेवियर के कई सारी वो कैटेगरीज हैं, और उन कैटेगरीज की कई सारे इंटरप्रिटेशन है। जैसे एक मेटा कैटेगरी है बिहेवियर ओरिएंटेड लीडरशिप, और दूसरी मेटा कैटेगरी है टास्क ओरिएंटेड लीडरशिप। यानी बिहेवियर ओरिएंटेड लीडरशिप फुल एक डिस्क्रिप्शन है लीडरशिप का, और टास्क ओरिएंटेड लीडरशिप बिल्कुल एक फुल डिस्क्रिप्शन है दूसरे स्टाइल की लीडरशिप का। तो कोई बता सकते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिहेवियर ओरिएंटेड लीडरशिप और टास्क ओरिएंटेड लीडरशिप? जी, कोई साहब बताएंगे? सर, जब आप अपने बिहेवियर से किसी को इन्फ्लुएंस करें तो वो हाँ, बिहेवियरल लीडरशिप हो जाएगी। और अगर आप किसी को टास्क दें और उसमें उसकी लीडरशिप करें तो वो टास्क ओरिएंटेड हो जाएगी। जी जी। बिहेवियर ओरिएंटेड को रिलेशंस ओरिएंटेड भी कहते हैं। बाज लोग जो है वो ह्यूमन रिलेशंस पे ज़्यादा बिलीव करते हैं, ह्यूमन रिलेशंस बिल्ड करने को अहमियत देते हैं, और काम भी ह्यूमन रिलेशंस की बेस पे लेते हैं और लोगों को मोटिवेट करके चलते हैं। बाज लीडर्स ऐसे होते हैं जो टास्क ओरिएंटेड होते हैं। उनका काम क्या होता है कि वो अपने सबॉर्डिनेट्स को टास्क देते हैं, डेडलाइन देते हैं, एंड दे एक्सपेक्ट के सबॉर्डिनेट उनको टास्क बाई टाइम या बिफोर टाइम करके देगा। और बहुत कम जो है इस चीज़ पे तवज्जो देते हैं रिलेशनशिप पे या इश्यूज ऑफ द एम्प्लॉयज़ के ऊपर। बहुत कम तवज्जो देते हैं कि जनाब एम्प्लॉय बीमार भी हो सकता है, डिमोटिवेटेड भी हो सकता है, ठीक है, तो उसके कोई पर्सनल प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, इसकी वजह से मैं परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ। तो या एडिक्शन हो जाती है बाज़ औक़ात लोगों को, एडिक्शन की वजह से भी परफॉर्मेंस पे बहुत फ़र्क पड़ता है। किसी को सिगरेट की एडिक्शन हो जाती है, किसी को अल्कोहल की एडिक्शन हो जाती है, किसी को और दूसरे जो नशे हैं उनकी एडिक्शंस हो जाती हैं। तो उस सूरत में एक रिलेशन ओरिएंटेड लीडर उसको हेल्प कर सकता है, लेकिन टास्क ओरिएंटेड लीडर शायद इसकी सिचुएशन को और ख़राब कर दे। तो इसलिए दोनों मौजूद हैं, आपके लोग दोनों तरह के लोग मिलते हैं, टास्क ओरिएंटेड लोग भी मिलते हैं और रिलेशंस ओरिएंटेड भी मिलते हैं। अब जैसे कि टेबल 1 में उन्होंने दिखाया है डिफरेंट लेवल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। तो लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन क्या है? मेटा कैटेगरी पे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन है, यानी उसको एक्सप्लेन करना ज़्यादा मुश्किल है विद वेरिएबल्स, बिकॉज टू मैनी वेरिएबल्स आर ऑलरेडी इनटू इट, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ टू मैनी वेरिएबल्स। जैसे कि इन्होंने ब्रॉड कैटेगरी में या एब्स्ट्रैक्ट कैटेगरी में टास्क ओरिएंटेड बिहेवियर को बताया है। तो टास्क ओरिएंटेड बिहेवियर इज ए मीटा कैटेगरी, और उसके अंदर फिर स्पेसिफिक कैटेगरी क्या है, मिडिल रेंज कैटेगरी क्या है, क्लैरिफाइंग। अब क्लैरिफाइंग बहुत तरीके से हो सकती है। सिंपल तरीके से आप बता दें कि ये होगा, और या बैठा करके पूरा आप समझाएं, दैट टू इज क्लैरिफाइंग। उसको टूल्स दे दें, मैनुअल्स दे दें, दैट टू इज क्लैरिफाइंग। क्लैरिफाइंग इटसेल्फ इज ए मिडिल रेंज कैटेगरी। और स्पेसिफिक कैटेगरी क्या है? स्पेसिफिक कैटेगरी में जैसे असाइन करते हैं वर्क, तुमने ये वाला काम करना है, असाइनिंग वर्क इज ए कैटेगरी।
या गोल सेट कर दें, दैट टू इज स्पेसिफिक, या पॉलिसीज एक्सप्लेन करते हैं तो पॉलिसीज भी ऑर्गेनाइजेशन की स्पेसिफिक होती हैं। तो ये सब स्पेसिफिक कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद उनको जाहिर है कि किस तरह से रिसर्चर उसको टेकअप करते हैं या देखते हैं, वो ऑब्जर्व करते हैं। तो ऑब्जर्व किस चीज़ से ऑब्जर्व करेंगे कि भाई मैनेजर ने सेट गोल किया कि भाई 10% सेल इंक्रीज हो जानी चाहिए, ठीक है, या ये कि नए डिस्प्ले को चेक किया कि ये सही है या नहीं है। ये बिल्कुल ऑब्जर्व इंसिडेंट है, जिससे मैनेजर के इस बिहेवियर से पता चलेगा कि मैनेजर किस टाइप का आदमी है, टास्क ओरिएंटेड है या रिलेशनशिप ओरिएंटेड है। जी, इस पे कोई सवाल है तो बता दीजिए, कुछ पूछना चाहे। सर हम इससे किसे पता चल सकते हैं कि टास्क ओरिएंटेड मैनेजर या रिलेशनशिप, इसके कोई मेजर्स हो सकते हैं सर? रिलेशनशिप्स को किस तरह मेजर कर सकते हैं? मेजर करने का तरीका थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। एक आदमी जो कि टास्क पे ज़्यादा फोकस करता है, अपने सबऑर्डिनेट से ये एक्सपेक्ट करता है कि टाइम पे टास्क कंप्लीट कर रहे हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द सर्कमस्टांसेस, तो नज़र आ रहा है कि टास्क ओरिएंटेड है। और एक आदमी जो अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करता है, उनको ट्रेन करता है, उनको कोच करता है, उनको अच्छी मॉनिटरिंग करता है, तो नज़र आ रहा है कि रिलेशंस ओरिएंटेड है, कि वो रिलेशंस डेवलप करके काम करना चाह रहा है उसको, ठीक है। तो ये आदमी की वर्किंग में ये ऑब्जर्व होगा कि वेदर द पर्सन इज टास्क ओरिएंटेड और रिलेशंस ओरिएंटेड। आप देख के कह सकते हैं जनाब ये साहब जो है ये टास्क ओरिएंटेड है। जैसे PSO का तारिक किरमानी वाज टास्क ओरिएंटेड, शौकत मिर्जा वाज रिलेशंस ओरिएंटेड, ठीक है। तो वो उनके काम के स्टाइल से यू कैन डिडक्ट। अच्छा जनाब, ये यहाँ पे उन्होंने लीडरशिप रिसर्च में कंस्ट्रक्ट अर्ली थे टास्क ओरिएंटेड के अंदर। टास्क ओरिएंटेड के अंदर अब इन्होंने लिस्ट डाउन कर दी है कि ये चीज़ें होंगी, ये चीज़ें आप ऑब्जर्व करेंगे किसी में, तो भाई पर्सन इज टास्क ओरिएंटेड। जैसे इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बना रहा है मैनेजर, जो चीफ एग्जीक्यूटिव है या टॉप पोजीशन का मैनेजर, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बना रहा है। स्ट्रक्चर करने का क्या, बनाने का क्या मतलब है कि वो टास्क को रोल्स में डिफाइन कर रहा है। द पर्सन इज टास्क ओरिएंटेड, ठीक है। तो अगर कोई स्ट्रक्चर पे ज़्यादा तवज्जो देता है, स्ट्रक्चर को ठीक करता है, चेंज करता है, तो दैट इज एन इंडिकेशन कि द पर्सन इज टास्क ओरिएंटेड। और दूसरा ये कि वो इंस्ट्रूमेंटल लीडरशिप होता है। इंस्ट्रूमेंटल लीडरशिप का ये मतलब होता है कि वो टास्क को कंप्लीट करने में ज़्यादा एक्टिव रोल प्ले करता है, दैट इज इंस्ट्रूमेंटल लीडरशिप। और फिर उसका गोल एम्फेसिस होता है कि गोल को पूरा करो, गोल अचीव करो। वर्क पे एम्फेसिस होता है और परफॉर्मेंस पे लोगों को एवेल्युएट करता है। जब परफॉर्मेंस पे लोगों को एवेल्युएट करता है तो ये सब टास्क ओरिएंटेड हो गया। और दूसरा जो है रिलेशंस ओरिएंटेड में सबसे पहली चीज़ है कंसिडरेशन। तो वो ये कंसीडर करता है कि वी आर नॉट डीलिंग विद रोबोट्स, वी आर डीलिंग विद ह्यूमंस। फिर उसके बाद उसकी जो रोल होता है वो सपोर्टिव लीडरशिप होता है। वो अपने सबऑर्डिनेट्स को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करता है कि जनाब आपको काम करने में जिस तरह की हेल्प चाहिए वी विल बी प्रोवाइडिंग यू, तो दैट इज सपोर्टिव लीडरशिप। फिर इंटरेक्शन फैसिलिटेशन है, जाके अपने सबऑर्डिनेट से बात करता है, डिस्कस करता है, प्रॉब्लम्स डिस्कस करता है, कोई इश्यूज हैं वो डिस्कस करता है, ताकि काम करने में जितनी आसानियाँ प्रोवाइड कर सके अपने सबऑर्डिनेट को, वो प्रोवाइड कर सके। फिर मेंटेनेंस बिहेवियर है कि वो रिलेशनशिप मेंटेन करता है एक अच्छे लेवल पे अपने साथ, जो लोग काम कर रहे हैं उनके साथ रिलेशनशिप मेंटेन करता है, तो दैट इज मेंटेनेंस बिहेवियर। अच्छा, दूसरा जो ये तो हो गया आपका मेजर दो कैटेगरीज हो गई, टास्क एंड रिलेशनशिप ओरिएंटेड बिहेवियर। कुछ लोगों का चेंज ओरिएंटेड बिहेवियर होता है। चेंज ओरिएंटेड बिहेवियर का क्या मतलब है कि वो जो है ऑर्गेनाइजेशन में नई नई चीज़ें लेकर आते हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को स्कैन करते हैं, मॉनिटर करते हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आ रही होती हैं उसके मुताबिक अपने ऑर्गेनाइजेशन में भी चेंजेस लाते हैं टू सस्टेन एंड एनहांस देयर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। जैसे नोकिया का जो चीफ एग्जीक्यूटिव है उसको देख करके आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि उसके अंदर चेंज ओरिएंटेशन नहीं थी। मार्केट चेंज हो रही थी बट चीफ एग्जीक्यूटिव कुडंट अंडरस्टैंड चेंज, देयर इज चेंज और उस चेंज को हमें
एड्रेस करना चाहिए। उसके मुकाबले में आप स्टीव जॉब्स को देख लें, वो चेंज ओरिएंटेड था, वो नए तरह का मोबाइल लेकर के आया और नए तरह का मोबाइल ला करके उसने मार्केट को डिसरप्ट किया, उसको मार्केट डिसरप्शन कहते हैं। तो दिस इज चेंज ओरिएंटेड बिहेवियर। तो बहुत सारे जो होते हैं वो चेंज ओरिएंटेड बिहेवियर होते हैं, जैसे ये कि मोबाइल अब किस चीज़ के ऊपर चल रहे हैं, क्या कहलाते हैं ये, इसका प्लेटफॉर्म क्या कहलाता है? एंड्रॉइड। एंड्रॉइड जी। तो एंड्रॉइड वाज ए मार्केट डिसरप्शन, एंड्रॉइड वाज ए बिग चेंज। उसकी वजह से सारी चीज़ें चेंज हो गई। जब बिल गेट्स लेकर के आया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वगैरह, दैट वाज आल्सो चेंज ओरिएंटेड। लोग टाइपराइटर से शिफ्ट होकर के उस पर चले गए। तो बाज लीडर बहुत अच्छे चेंज ओरिएंटेड होते हैं, वो देख रहे होते हैं क्या नई चीज़ें डेवलप हो रही हैं, क्या नई टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही हैं और उसको किस तरह से एडवांटेज, टू द एडवांटेज ऑफ द कंपनी, टू द एडवांटेज ऑफ पीपल, टू द एडवांटेज ऑफ मार्केट यूज किया जा सके। तो इन सब के जो लीडर थे वो चेंज ओरिएंटेड थे। जेफ बेजोस भी चेंज ओरिएंटेड था, है ये जो अमेजोन का ओनर है। उसने एक नई तरीके से रिटेल शुरू की, माइकल डेल ने एक नए तरीके से रिटेल शुरू किए। तो ये सब लोग कौन थे? ये चेंज ओरिएंटेड लोग थे। ये लोग अपने रूल्स ऑफ द गेम बनाते हैं और उस रूल्स ऑफ द गेम पे मार्केट को विन करते हैं। तो उनमें से दो तरह के लीडर्स आपको चेंज ओरिएंटेड नजर आएंगे, एक कैरिज्मेटिक और दूसरे ट्रांसफॉर्मेशनल। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर तो वो होते हैं जो कि पूरे सिनेरियो को ट्रांसफॉर्म करके नया सिनेरियो क्रिएट करते हैं, नया बिजनेस एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशनल। और जो कैरिज्मेटिक लीडर होते हैं उनकी पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि लोग उसकी पर्सनैलिटी की शहर में उसको फॉलो करते हैं। तो कैरिज्मेटिक लीडर भी बहुत सारे चेंजेस ला सकते हैं बिकॉज लोग उनको फॉलो करते हैं विदाउट क्वेश्चनिंग। तो ऐसे ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर दुनिया में मौजूद हैं जो चीज़ों को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। बिजनेस वर्ल्ड में ऐसे बहुत से ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर मौजूद हैं। जैसे गूगल ने ट्रांसफॉर्म कर दिया द वे यू परफॉर्म योर जॉब, द वे यू स्टडी। तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन थी और आमतौर पर ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप जो है उसके पीछे कैरिज्मेटिक लीडर्स होते हैं जी। फिर एक और लीडरशिप का स्टाइल निकला है दैट इज़ वेरी पॉपुलर और विद द पैसेज ऑफ टाइम ये ज़्यादा पॉपुलर होता जा रहा है, दैट इज़ पार्टिसिपेटिव लीडरशिप। पार्टिसिपेटिव लीडरशिप या डेमोक्रेटिक लीडरशिप। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था तो ज़्यादातर लेबर काम करते थे, लेबर बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड नहीं होते थे, तो इसलिए उनको बहुत ज़्यादा क्लोजली कंट्रोल किया जाता था। और उनको क्लोजली कंट्रोल करने की एक वजह ये भी थी कि आपने जितने भी वो चीज़ें हैं वो आर्मी से ली थी मैनेजमेंट की। तो आर्मी में चूँकि लोगों को कंट्रोल किया जाता है, स्ट्रिक्टली कंट्रोल किया जाता है, उनको डिसिप्लिन मेंटेन कराया जाता है, इसलिए शुरू में उस तरह का कंट्रोल था। लेकिन जैसे जैसे डेमोक्रेसी भी आई और उसके बाद नॉलेज वर्कर्स आए तो ऑर्गेनाइजेशन ने रियलाइज़ किया कि उनको उस टोन में नहीं मैनेज किया जा सकता जिस टोन में मास स्केल पे वो फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन में लेबर्स को मैनेज करते रहे। तो फिर उन्होंने डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल प्रमोट किया, पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल प्रमोट किया, एम्पावरमेंट को प्रमोट किया। तो इस ताकि लोग जो है वो चूँकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड है तो इसलिए वो अपना काम खुद कर सके। तो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप मैंने आपको बता दिए है। और उसके बाद एक्सटर्नल लीडरशिप बिहेवियर। कुछ लोग जो है ना एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पे ज़्यादा गहरी निगाह रखते हैं, वो इन्वायरमेंटल स्कैनिंग करते हैं, नेटवर्किंग करते हैं और अपने ऑर्गेनाइजेशन को पॉजिटिवली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। उनके ऑर्गेनाइजेशन की नेचर ऐसी होती है, जैसे कराची इलेक्ट्रिक की ऑर्गेनाइजेशन की नेचर ऐसी है कि वो इनवर्ड लुकिंग काम नहीं कर सकते। उन्होंने कुछ भी काम गलत किया तो फ़ौरन जो है प्रेस में आ जाएगा, पब्लिक एहतजाज करने लगती है। तो इसलिए उन लोगों को एक्सटर्नली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप मेंटेन करने की ज़रूरत है। दैट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ देयर जॉब, देयर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसलिए आपने देखा होगा कि कराची इलेक्ट्रिक बहुत ज़्यादा एक्सटर्नली फोकस्ड होती है, गवर्नमेंट के साथ लॉबिंग करती है मीडिया के साथ लॉबिंग करती है और उसके बाद जो है वो पब्लिक में भी कोई चीज़ ऐसी आती है तो फ़ौरन पब्लिक में उसकी एक्सप्लेनेशन देते हैं
ताकि निगेटिव सेंटिमेंट उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा ना उभरे। इस तरह और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो पब्लिक के साथ रिलेटेड होती हैं। जैसे अगर सुई गैस शॉर्ट हो जाए, खासतौर पर सर्दियों में, या सीएनजी बंद हो जाए, तो लोग खिलाफ हो जाते हैं गवर्नमेंट के और एनर्जी मिनिस्टर के और सुई नजरन के। तो इस वजह से उनको एक्सटर्नली ओरिएंटेड होना पड़ता है, वो फौरन आकर के चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं, जनाब ये क्या हुआ, कैसे हुआ। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल लीडरशिप बिहेवियर है ये। तो इसके लिए इनग्रेडिएशन टेक्निक्स यूज़ करते हैं कि वो ऐसी टेक्निक्स यूज़ करते हैं जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को लोग ज़्यादा लाइक करें, उसके चीफ एग्जीक्यूटिव को ज़्यादा लाइक करें, ताकि जो नेगेटिव सेंटिमेंट हैं वो मॉडरेट रहें। ठीक है, आपने देखा होगा कराची इलेक्ट्रिक फॉरन टेलीविजन पे एडवर्टीजमेंट देना शुरू कर देता है, प्रेस स्टेटमेंट देना शुरू कर देता है। ये सब इनग्रेडिएशन टेक्निक है। इनग्रेडिएशन टेक्निक ये आपको काम डाउन करते हैं, सूद करते हैं कि जनाब ठीक है, प्रॉब्लम हो गया, बट वी आर हैंडलिंग, और इस तरह की इशूज़ में वी आर ऑलवेज वेरी प्रोएक्टिव। फिर लॉबिंग भी इनका बहुत बड़ा काम होता है। रिप्रेजेंटिंग बहुत बड़ा काम होता है कि अपने आप को प्रॉपर फोरम्स में रिप्रेजेंट करें। जैसे ओगरा एक प्रॉपर फोरम है जिसमें सारे ऑयल एंड गैस वालों के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, क्योंकि ओगरा में उनके बारे में डिसीजंस लिए जाते हैं। तो इसलिए वो ओगरा के साथ लॉबिंग करते हैं, उनके साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं, ताकि जो भी डिसीजंस लिए जाएं उनको कॉन्फिडेंस में रख कर के लिए जाए, और ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करना डिफरेंट फोरम्स में, ताकि ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज में अच्छा हिस्सा ले सके। दैट टू इज़ ए जॉब ऑफ अ लीडर। तो इस तरह की जितने भी सिचुएशंस होती हैं, इसमें एक्सटर्नल लीडरशिप इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन इंटरनल लीडरशिप। इसीलिए आप देखे होंगे कि इन ऑर्गेनाइजेशन में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, उसके अंदर नीचे एक चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर होता है। इन ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में देखेंगे आप, वो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर का काम ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन को इंटरनली मैनेज करता है, चीज़ों को, सारे फंक्शंस को, लोगों को, ऑपरेशंस को मैनेज करता है। तो चीफ एग्जीक्यूटिव काफ़ी हद तक फ्री हो जाता है कि एक्सटर्नल मैटर्स को हैंडल कर सके। तो जब आपको एक्सटर्नल रिलेशनशिप आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो आपको चीफ एग्जीक्यूटिव ज़्यादातर एक्सटर्नल चीज़ों पे काम कर रहा होता है। जैसे पीएसओ को, चीफ एग्जीक्यूटिव को महीने में 2 दफ़ा ज़रूर बुलाते हैं। कभी कैबिनेट बुला लेती है, कभी जो है वो एनर्जी मिनिस्टर बुला लेता है, डिफरेंट रिपोर्ट्स मांगते हैं, उनकी बेइज्जती करते हैं। ये एक रेगुलर रूटीन है। तो इस वजह से चीफ एग्जीक्यूटिव ने अपने नीचे 4 डायरेक्टर्स और एक मैनेजिंग डायरेक्टर रखा हुआ है, ताकि सारे ऑपरेशंस वो मैनेज कर सकें, और वो इन लोगों के साथ जो भी रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट्स है, या एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट है, या रिप्रेजेंटेशन की रिक्वायरमेंट है, उसको पूरे कर सकें। तो ये ऑर्गेनाइजेशन के जॉब के ऊपर डिपेंडेंट करता है, ऑर्गेनाइजेशन की नेचर ऑफ बिजनेस पर डिपेंडेंट होता है। आप देखेंगे ऑयल एंड गैस के ज़्यादातर के जो हेड ऑफिस हैं वो इस्लामाबाद में। हेड ऑफिस के इस्लामाबाद में होने की वजह क्या है कि वहाँ वो अपनी कंपनी के लिए लॉबिंग कर सकते हैं, गवर्नमेंट को कन्विंस कर सकते हैं, और मुख्तलिफ जो पावरफुल लोग हैं, मिनिस्टर्स हैं, उनके साथ एक पॉजिटिव रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हैं। लॉबिंग इज़ लीगल, लॉबिंग इलीगल नहीं है। लॉबिंग का मतलब ये है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो डिसीजन मेकर्स हैं, उनको आप अपना केस प्रॉपरली प्रेजेंट कर रहे हैं, ताकि जो डिसीजन हो वो आपके साथ अलाइंड हो, और आप ज़्यादा बेहतर तरीके से बिजनेस कर सकें। ये बिजनेस के लिए भी ज़रूरी है, गवर्नमेंट के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा डिसीजन ना ले जिससे स्टेक होल्डर्स मुतासर हो, बिजनेस ख़राब हो। क्योंकि उससे क्या होगा कि प्रोडक्ट की सप्लाई मुतासर होगी, अनएम्प्लॉयमेंट होगी, जीडीपी लो होगा, ये सब चीज़ें। तो इसलिए लॉबिंग इज़ परफेक्टली लीगल। अमेरिका में तो बाकायदा लॉयर्स होते हैं, लॉबिंग फर्म्स होती हैं जो वाशिंगटन में रहते हैं, और मुख्तलिफ कंपनीज के लिए लेजिस्लेशन में लॉबिंग करते हैं, क्योंकि अमेरिका इज़ ए वेरी हेवीली लेजिस्लेटेड का कंट्री, और जापान में भी बहुत ज़्यादा हेवी लेजिस्लेशन होती है। तो जब बार बार जब लेजिस्लेशन होती है, तो जाहिर है कि उसको पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करने के लिए दीज कंपनीज नीड लॉबिंग। इसमें फार्मा भी है, इसमें ऑयल एंड गैस भी है, इसमें ऑटोमोटिव भी है। ठीक है, ऑटोमोटिव को 2008 के रिसेशन में गवर्नमेंट ने $1 बिलियन दिया था। क्यों? क्योंकि ऑटोमोटिव वाज गोइंग बैंकरप्ट। अब वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि 2-3 मिलियन लोग जॉबलेस हो जाए, तो इसलिए उन्होंने उनका केस सुना। केस सुनने के बाद उनको उन्होंने बेल आउट पैकेज दिया। ठीक है,
तो ये सब फायदे होते हैं लॉबिंग के। और इसमें लॉबिंग में कॉम्पिटिटर्स ने मिल के लॉबिंग की थी। जीएम भी इसमें शामिल था, क्रिसलर भी शामिल था, फोर्ड भी शामिल था, थ्री बिग जो कहते हैं। अच्छा जनाब, मेथड्स ऑफ स्टडिंग द इफेक्ट्स ऑफ लीडरशिप बिहेवियर। लीडरशिप बिहेवियर को किस तरह से आप स्टडी करते हैं? नंबर वन इज ऑब्जर्वेशन। आप लीडर को काम करते हुए देखते हैं, सबऑर्डिनेट्स को काम करते हुए देखते हैं, अपने पैरामीटर के मुताबिक उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं। तो ऑब्जर्वेशन इज वन मेथड। उसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन में डायरीज मेंटेन की जाती है, अनदर मेथड। फिर क्रिटिकल इंसिडेंट से, ये तीसरा मेथड है। क्रिटिकल इंसिडेंट का मतलब ये कोई बड़ा वाकया हो गया, अब उसके बाद देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से बिहेव कर रही है, तो उससे भी लीडरशिप पता चलता है। जैसे बीबी की लीडरशिप ने जो है ना बहुत निगेटिव स्टांस लिया था जब गल्फ ऑयल स्पिल हुआ था। गल्फ ऑयल स्पिल में बीपी ने पहले तो इनकार कर दिया कि ऐसा कुछ हुआ है, फिर उसके बाद उन्होंने रिलेक्टेंटली माना, फिर उसके बाद जो है वो उसको सप्लायर पे डालने की कोशिश की, तो उन्होंने उसको अच्छे तरीके से हैंडल नहीं किया। तो क्रिटिकल इंसिडेंट से पता चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन की लीडरशिप किस किस्म की है। और फिर इंटरव्यूज लेते हैं, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज लेते हैं, स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस पूछते हैं, मुख्तलिफ लीडर्स से पूछते हैं, उससे एनालिसिस करने में मदद मिलती है कि लीडर्स किस तरह से डिफरेंट सिचुएशन में बिहेव करते हैं। क्रिटिकल इंसिडेंट स्टडी की बहुत सारी एग्जाम्पल्स है जो आपके बुक में एग्जाम्पल दिए। उन्होंने एयरफोर्स ऑफिसर्स को स्टडी किया था कि कोरियन वार में उनका बिहेवियर किस तरह कैसे था, तो उससे पता चला कि वो कैसे लीडरशिप कर रहे थे। अच्छा जना, डायरी एंड इंसिडेंट। फील्ड एक्सपेरिमेंट्स में क्या होता है? फील्ड एक्सपेरिमेंट्स ये मैं पढ़ा चुका हूँ क्या? फीलिंग आ रही है? नहीं सर। अच्छा, फील्ड एक्सपेरिमेंट्स में क्या होता है कि जा करके वो फील्ड में एक्चुअली एक्सपेरिमेंट करते हैं, कोशिश करते हैं कि एनवायरनमेंट कंट्रोल्ड रहे। लीडरशिप वगैरह के जो स्टडीज होते हैं उसमें इश्यू होते हैं कि इसके अंदर इतने सारे वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं कि उनको कंट्रोल करना खासा मुश्किल होता है। और आप अगर कुछ लोगों को भी लेते हैं और उनके ऊपर आपको लीडरशिप के रिसर्च कर रहे होते हैं, तो हो सकता है कि वो बंदा इस वजह से काम नहीं कर रहा हो कि उसकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम्स चल रही हो, जिसको क्या आपने टेकअप नहीं किया है अपने लीडरशिप स्टडी के वेरिएबल्स में। तो इसलिए इस तरह की स्टडीज भी काफ़ी मुश्किल होती हैं। इसमें उन्होंने एग्जाम्पल दिए, एक लॉन्ड्री में उन्होंने सुपरवाइज़र को ट्रेन किया और उसके बाद उसके सबऑर्डिनेट्स के साथ उसने काम किया, उसका काम बहुत अच्छा हो गया क्योंकि वो टास्क ओरिएंटेड से बिहेवियर ओरिएंटेड पे आ गया, रिलेशनशिप ओरिएंटेड पे आ गया। तो इस वजह से ऑर्गेनाइजेशन में मोटिवेशन का लेवल बढ़ गया। कॉजैलिटी जो है कि भाई कॉजैलिटी लीडरशिप के बिहेवियर में कॉजैलिटी को किस तरह से डिस्कस किया जाए या अंडरस्टैंड किया जाए, यानी कि अगर लीडरशिप एक पर्टिकुलर बिहेवियर कर रहा है तो इसको किस वेरिएबल के साथ आप रिलेट करें। ठीक, तो इसमें उन्होंने कहा कि कोई भी आप क्राइटेरिया वेरिएबल ले लें, लीडर का बिहेवियर उसको इम्पैक्ट करता है और क्राइटेरिया वेरिएबल भी लीडर को इम्पैक्ट करता है। अगर लीडर को पता चल जाए कि मुझे इस वेरिएबल के ऊपर एनालाइज करने की कोशिश की जा रही है, तो उस वेरिएबल पे अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करेगा। तो ये दोनों एक दूसरे को इम्पैक्ट कर रहे हैं। लीडर क्राइटेरिया वेरिएबल को इम्पैक्ट कर रहा है, क्राइटेरिया वेरिएबल वो लाना चाहता है जो उसके फेवर में, और क्राइटेरिया वेरिएबल लीडर को इम्पैक्ट कर रहा है। और इन दोनों को कोई एक्सट्रेनियस वेरिएबल इम्पैक्ट कर सकता है, इररेलेवेंट बिहेवियर इम्पैक्ट कर सकता है। एक्सट्रेनियस का मतलब इररेलेवेंट। अगर इररेलेवेंट बिहेवियर इम्पैक्ट कर सकता है तो स्टडी के दरमियान जो भी प्रोपोर्शनल हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, इनवर्स प्रोपोर्शनल हो या कोई और रिलेशनशिप हो, दैट विल बी अफेक्टेड। ये चैलेंजेस हैं लीडरशिप के स्टडीज़ में कि पता नहीं चलता कि दो चीज़ों की अगर आप रिलेशनशिप मैनेज कर रहे हैं तो इन दोनों की रिलेशनशिप क्या है, क्योंकि और भी बहुत सारे वेरिएबल्स हैं जो उसके ऊपर इम्पैक्ट कर रहे होते हैं। जैसे आप बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ तो आसानी से आपने बना लिया इसलिए कि आपको पता था कि 3 वेरिएबल्स हैं, एक को आपने कांस्टेंट रखा, बाकी दो के दरमियान रिलेशनशिप बन गई। फिर आपने दूसरी दफ़ा में दूसरे को कांस्टेंट रखा, इन तीनों के दरमियान भी रिलेशनशिप बन गई। फिर तीसरी दफ़ा आपने तीसरे को कांस्टेंट रखा तो बाकी दो के दरमियान रिलेशनशिप बन गई। आपने कह दिया कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। 3 लॉज आपने बना लिए। ठीक है, वहाँ पे चूँकि वेरिएबल्स को लेबॉर्ट्री सिचुएशन में कंट्रोल करना आसान है।
लेकिन यहाँ पे चूंकि एक्सट्रेनियस वेरिएबल इम्पैक्ट कर रहे होते हैं, तो इट इज़ नॉट इजी to control these things in a laboratory, in actual situation, or even in a controlled environment. अच्छा, ये जर्नल फाइंडिंग्स क्या है कि ये चीज देखा गया कि टास्क ओरिएंटेड बिहेवियर में अगर टास्क ओरिएंटेड बिहेवियर थोड़ा हो तो सेटिस्फेक्शन लेवल बहुत ज्यादा होता है। लेकिन अगर टास्क ओरिएंटेड बिहेवियर बिल्कुल ही बहुत ज्यादा हो जाए कि हर वक्त आप टास्क ओरिएंटेड बिहेवियर ही डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, तो फिर सेटिस्फेक्शन लेवल लो हो जाता है, यानी उसका कर्व कर्व ऐसे है, सेटिस्फेक्शन वाई एक्सिस पे है और बिहेवियर एक्स एक्सिस पे। थोड़ा सा टास्क ओरिएंटेड बिहेवियर इज गुड। क्यों इसलिए गुड कि इससे एक तो लोगों को डायरेक्शन का पता चल जाता है, ऑब्जेक्टिव्स का पता चल जाता है, उनको केपीआईज का पता चल जाता है, यहाँ तक तो ठीक है। बट इफ यू आर डेमोन्स्ट्रेटिंग टास्क ओरिएंटेड बिहेवियर ऑल द टाइम, तो फिर आपके सेटिस्फेक्शन का लेवल नीचे होना शुरू हो जाता है। ये एक रिसर्च की फाइंडिंग है। अच्छा, इवेल्युएशन ऑफ द बिहेवियर रिसर्च के अंदर बेसिकली मैनेजेरियल ग्रेड का जिक्र किया गया। व्हाट इज मैनेजेरियल ग्रेड? कोई साहब बता सकते हैं कि मैनेजेरियल ग्रेड क्या है? जी देखो, मैनेजेरियल ग्रेड जो है वो उसके अंदर ये चीज अभी तक जो रिसर्चर रिसर्च कर रहे थे ना, वो दो एक्सट्रीम पॉइंट पे रिसर्च कर रहे थे, टास्क ओरिएंटेड बिहेवियर, रिलेशंस ओरिएंटेड बिहेवियर। और ये एक चीज इनहेरेंटली एज्यूम कर ली गई थी कि लीडर में या तो टास्क ओरिएंटेड बिहेवियर बहुत ज्यादा होता है या रिलेशन ओरिएंटेड बिहेवियर बहुत ज्यादा होता है। लेकिन मैनेजेरियल ग्रिड ने ग्राफ बना करके बताया कि किसी एक मैनेजर के अंदर दोनों बहुत ज्यादा हो सकते हैं, टास्क ओरिएंटेड बिहेवियर भी बहुत ज्यादा हो सकता है और रिलेशन ओरिएंटेड बिहेवियर भी बहुत ज्यादा हो सकता है। और उसके अंदर वो स्कोर ले सकता है, 9 9 या 10 10 का स्कोर ले सकता है। यानी अगर आप एक मैट्रिक्स बना लें और एक वाई एक्सिस पे टास्क ओरिएंटेड रख लें, एक्स एक्सिस पे रिलेशंस ओरिएंटेड रख लें, तो जो एक्सट्रीम पॉइंट है मैट्रिक्स का, इट शोज कि पर्सन में दोनों बिहेवियर बहुत अच्छे हैं, टास्क ओरिएंटेड भी और रिलेशंस ओरिएंटेड भी। और ऐसे लीडर्स होते हैं जो बहुत ज्यादा टास्क ओरिएंटेड होते हैं, बट एट द सेम टाइम उनका रिलेशंस पे ओरिएंटेशन अच्छा होता है और अपने सबॉर्डिनेट्स के वेलफेयर का भी बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं, उनके प्रॉब्लम्स का भी बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं, उनकी मोटिवेशन का भी बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं। सर वैसे ये दोनों एक दूसरे से कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करते, टास्क ओरिएंटेड और बिहेवियर ऐसा ओरिएंटेड? पहले लगता था, ऐसा पहले लगता था, इसी वजह से जो एम्फेसिस था ना वो यूनिलैटरल था कि एक आदमी जो है टास्क ओरिएंटेड हो सकता है और दूसरा आदमी जो है वो बिहेवियर ओरिएंटेड हो सकता है। लेकिन मल्टीनेशनल कंपनीज में लोग टास्क ओरिएंटेड होते हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स एंड केपीआईज आर इम्पोर्टेंट, लेकिन एट द सेम टाइम वो अपने सबॉर्डिनेट्स का बहुत ज्यादा ख्याल करते हैं। डिस्ट्रेस में तो नहीं है, डिप्रेस तो नहीं है, वर्कलोड तो ज्यादा नहीं है, क्योंकि अगर वो जॉब छोड़ के चले जाएगा तो इट विल रिफ्लेक्ट नेगेटिवली ऑन द मैनेजर हिमसेल्फ। तो वो अपने ऑब्जेक्टिव्स का ख्याल रखता है, केपीआईज पूरे करता है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप उसका सबॉर्डिनेट किसी प्रॉब्लम में है या किसी असिस्टेंस की जरूरत होती है तो उसको असिस्ट भी करता है। तो हम ऐसे मैनेजर को कहेंगे कि ये दोनों में इसका स्कोर हाई है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अचीव कि आपके अंदर दोनों चीज़ें हों, आप टास्क ओरिएंटेड भी हों और रिलेशंस ओरिएंटेड भी हों। लेकिन जनरली आपके अंदर को मैनेजर्स ऐसे होते हैं जो बोली हाईली कॉम्पिटिटिव मैनेजर्स होते हैं, उनके अंदर दोनों चीज़ें बहुत हाई होती हैं। ठीक है। फिर बाज मैनेजर्स होते हैं, उनके अंदर ये मिडिल में होता है कि कुछ टास्क ओरिएंटेड होते हैं, कुछ रिलेशंस ओरिएंटेड होते हैं। मैं आपको मैनेजरियल ग्रिड दिखा देता हूँ ताकि आप उससे ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकें। ग्रिड, हाँ।
आपको ये ग्राफ नजर आ रहे? जी सर, आ रहा है। यस सर। जी, ये देखिए, इसमें इन्होंने दोनों चीजें दिखाई हैं, कंसर्न फॉर पीपल भी और कंसर्न फॉर रिजल्ट्स भी। यानी ये कंसर्न फॉर पीपल का मतलब वो रिलेशन ओरिएंटेड, और कंसर्न फॉर रिजल्ट्स का मतलब टास्क ओरिएंटेड। तो ये जो है वो इनके अंदर चूंकि टास्क ओरिएंटेशन बहुत ज्यादा है, तो इन्होंने इसको एक नाम दे दिया है कि ये प्रोड्यूस और पेरिश मैनेजमेंट है। कि या तो चीजें प्रोड्यूस करेंगे या फिर लोग जो है वो जॉब छोड़ के निकल जाएंगे, चीजें खराब हो जाएंगी, तो इसको प्रोड्यूस और पेरिश मैनेजमेंट कहते हैं। यानी काम करो या भाग जाओ, ये है। तो इनका सारा ओरिएंटेशन जो है रिजल्ट्स के ऊपर है। वाई एक्सिस पे स्ट्रीम क्या है कि इनका कंसर्न फॉर पीपल है, ये लोगों पे बहुत ज्यादा तवज्जो है कि लोगों की वेलफेयर हो, तो उसको कंट्री क्लब मैनेजमेंट कहते हैं। और जब दोनों लो हो तो इम्पोवेरिश्ड मैनेजमेंट है, ये अच्छी मैनेजमेंट नहीं है। और जब दोनों हाई है तो ये टीम मैनेजमेंट है, कि आप टीम को मैनेज कर रहे हैं, टीम को मोटिवेट कर रहे हैं, टीम खुद ही बहुत हाई परफॉर्म कर रही है और उनकी नीड्स का भी ख्याल रखा जा रहा है। और एक मिडिल ऑफ द रोड मैनेजमेंट कहलाती है, जो सेंटर में है, कि थोड़ा सा लोग कंसर्न फॉर पीपल भी होते हैं, थोड़ा सा लोग कंसर्न फॉर रिजल्ट्स भी होते हैं। तो इसको कहते हैं मैनेजरियल ग्रिड। राइट? क्लियर है भाई या नहीं? यस सर। तो ये मैनेजरियल ग्रेड पे आप अपने आप को भी एनालाइज कर सकते हैं। जरा मैनेजरियल ग्रेड पे मैं कहाँ पे हूँ? बहुत आप टास्क ओरिएंटेड हैं बहुत ज़्यादा, या ह्यूमन ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा है, या दोनों के बीच में है, या दोनों में हाई है। इट इज़ गुड टू बी हाई ऑन बोथ, ये एक्सीलेंट मैनेजरियल एबिलिटी कि आप दोनों में हाई हो। इसको हाई हाई लीडर कहते हैं। तो उसके बाद उन्होंने मैनेजर वर्क पे फर्दर रिसर्च के बारे में कहा है कि ये एक ट्रेपेस्ट्री, कॉम्प्लेक्स ट्रेपेस्ट्री है। ट्रेपेस्ट्री कहते हैं ये जो वोवन क्लॉथ होते हैं ना, इस तरह से वो वेव हुए होते हैं, वोवन हुए होते हैं, उनमें डिफरेंट स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, एम्बोस्ड होती हैं चीज़ें। तो या कोई उसमें पिक्चर बनी हुई होती है, जाहिर है कॉम्प्लेक्स ट्रेपेस्ट्री है। तो बिल्कुल इसी तरीके से लीडरशिप और मैनेजमेंट भी एक कॉम्प्लेक्स ट्रेपेस्ट्री है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इंटरवोवन होती हैं। तो इसलिए आपको ये एग्जैक्टली चीज़ों के बारे में बताना कि कौन से वेरिएबल्स अभी इम्पैक्ट कर रहे हैं, कौन से वेरिएबल बाद में किसी चीज़ पे इम्पैक्ट कर रहे हैं। इट इज़ रियली डिफिकल्ट टू आइसोलेट एंड आइडेंटिफाई। मेटा कैटेगरी में एनालाइज करने का फ़ायदा ये होता है कि दैट इज़ मोर ऑब्वियस। जब आपसे कहा जाता है टास्क ओरिएंटेड, आप समझ जाते हैं व्हाट इज टास्क ओरिएंटेड। जब आपसे कहा जाता है कि बिहेवियर ओरिएंटेड, आप समझ जाते हैं बिहेवियर ओरिएंटेड क्या होता है। या आप कहते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर है, एक्सटर्नल लीडर है, तो आप समझ जाते हैं कि भाई ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर अपने ऑर्गेनाइजेशन को पूरा ट्रांसफॉर्म करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है। और एक्सटर्नल लीडर जो है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे ज़्यादा तवज्जो देता है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है क्या एक लीडर में ये सारी चीज़ें हो सकती हैं? कोई आंसर इज यस, एक लीडर में सारी चीज़ें हो सकती हैं, बल्कि होती हैं। अगर नहीं है तो लीडर किसी मुकाम पे फेल हो जाएगा। वजह इसकी ये है कि अगर उसकी अपनी इंटरनल वीकनेसेस ज़्यादा हैं और वो इंटरनल फोकस कर रहा है, इस वक्त ट्रांसफॉर्म कर रहा है अपने ऑर्गेनाइजेशन को, तो बिल्कुल सही काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, उस ऑर्गेनाइजेशन अपने नेक्स्ट स्टेप पे चली जाएगी। बट एट द सेम टाइम अगर फॉर एग्जाम्पल फर्ज कीजिए कि उसको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के चैलेंजेस को एड्रेस करने की ज़रूरत है, उसको एक्सटर्नल स्कैनिंग भी करना चाहिए, लॉबिंग भी करना चाहिए, और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जैसे जैसे चेंज हो रहा है उसी हिसाब से अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ट्रांसफॉर्म करना चाहिए। बाज़ औक़ात टास्क ओरिएंटेड बिहेवियर शो करना पड़ता है, बाज़ औक़ात आप एक टास्क ओरिएंटेड बिहेवियर भी लेके चलते हैं और पीपल ओरिएंटेड बिहेवियर भी लेके चलते हैं। टफ इन्वायरमेंट में आप टोटली टास्क ओरिएंटेड होते हैं, ठीक। जैसे अब जब हम लोग की नेवी में एक्सरसाइजेज होती थी और रेड अलर्ट होता था, तो टोटली टास्क इन्वायरमेंट ओरिएंटेड इन्वायरमेंट हो जाता था। हम लोग अपने स्टेशन पे रहते थे, जिस जगह पे हमें डिप्यूट किया गया जहाज़ के ऊपर, वहाँ पे रहते थे 24 घंटे 48 आवर्स तक वहाँ पे होते थे। हमें खाना भी वहीं पे मिलता था, वहाँ से हम मूव नहीं कर सकते थे, क्योंकि हर एक को जो टास्क असाइन था इन केस ऑफ इमरजेंसी वो उस टास्क को फुलफिल करना है। तो इट वॉज टोटली अ टास्क ओरिएंटेड इन्वायरमेंट। इसके अंदर कोई ह्यूमन ओरिएंटेशन का क्वेश्चन ही नहीं था कि कोई कहे कि मैं अभी नहीं कर सकता, मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, मुझे बुखार हो रहा है, ज़ुकाम हो रहा है, मैं सोना चाहता हूँ। दिस वॉज टोटली टास्क ओरिएंटेड इन्वायरमेंट। तो बाज़ औक़ात इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, सिचुएशन इस चीज़ को डिक्टेट करते हैं कि जनाब टास्क ओरिएंटेड इन्वायरमेंट रखना चाहिए। लेकिन जब आपके सर्कमस्टांसेस नॉर्मल होते हैं तो आप एक
मिक्स लेकर के चल सकते हैं, मिक्स ऑफ टास्क ओरिएंटेड एंड रिलेशन ओरिएंटेड। फिर एक मैनेजर का एक बहुत बड़ा काम होता है वर्क एक्टिविटीज को प्लान करें। हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि मैनेजर्स के बहुत सारी वर्क एक्टिविटीज जो है वो प्लान्ड नहीं होते, रिफ्लेक्टिव नहीं होते, बल्कि रिएक्टिव होते। वजह उसकी है कि मैनेजर्स बहुत बिजी होते हैं, लेकिन कुछ प्लानिंग्स ऐसी हैं जो मैनेजर्स को किसी न किसी लेवल पे किसी न किसी हद तक करना होता है। जैसे सबसे पहले उसको स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करनी होती है। अगर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग आप नहीं करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन आइंदा अपने कॉम्पिटिटर से कॉम्पीट नहीं कर सकेगा, कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को रिस्पॉन्ड नहीं कर सकेगा। इसलिए स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करना ज़रूरी है। और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज़ ए फॉर्मल प्रोसेस। आप लोगों में से जिसने भी एसपीडीएम पढ़ा है उसको पता है कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एक फॉर्मल प्रोसेस के थ्रू होता है, फिर आप स्ट्रेटेजीज डेवलप करते हैं। और उसके बाद आपको फिर ऑपरेशनल प्लानिंग करनी होती है कि आप अगर सप्लाई चेन चला रहे हैं तो आपको वेयर हाउस के ऑपरेशंस को कैसे चलाएंगे, लोग कहाँ पे काम करेंगे, किस काम के लिए डिप्यूट होंगे, इन केस ऑफ इमरजेंसी कौन सी टीम काम करेगी। दैट इज ऑल ऑपरेशनल प्लानिंग। और एक्शन प्लानिंग इज एवरीडे प्लानिंग। आज कोई नया काम है तो उसके लिए जो एक्शन है वो आप अपने सबऑर्डिनेट्स को बताएंगे, दैट इज एक्शन प्लानिंग। और फिर एक प्लानिंग होती है दैट इज कॉल्ड कंटिजेंसी प्लानिंग। व्हाट इज कंटिजेंसी प्लानिंग, ये तो पता है ना आप लोगों को, जल्दी से बताइए। ये सर बैकअप प्लान जैसे कर सकते हैं, कंटिजेंसी प्लान, प्रिवेंटिव प्लान जैसे कहते हैं। कोई इमरजेंसी आ जाए उसको हैंडल करने के लिए जो आप एक्शन प्लान करते हैं वो कंटिजेंसी प्लानिंग कहलाती है। जैसे जितनी भी रिफाइनरीज हैं, फर्टिलाइजर कंपनीज हैं, उनके अंदर पहले से ये चीज़ बाकायदा ड्रिल कराई जाती है कंटिजेंसी प्लानिंग के। इन केस ऑफ लीकेज लोग कहाँ पे असेंबल होंगे और किस तरीके से उसको हैंडल करेंगे। तो इस जगह पे असेंबल किया जाता है जहाँ पे हवा का रुख ना हो, हवा के उल्टे रुख से करते हैं। तो लीकेज की वजह से हवा इस डायरेक्शन में जा रही होगी तो सारी लीकेजेज इस तरफ जा रही होगी, तो लोगों को यहाँ पे असेंबल कराया जाएगा। ठीक है, तो उनकी बाकायदा एक्सरसाइज कराई जाती है कि अगर प्लांट पे फायर हो जाए या कोई और इशू आ जाए, वॉर की सिचुएशन हो, तो इन सब के लिए जो कुछ भी आप करते हैं दैट इज कंटिजेंसी प्लानिंग। और फिर टाइम प्लानिंग, टाइम मैनेजमेंट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्ट है। अगर आप कॉन्शियसली नहीं करते तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप टाइम मैनेजमेंट कॉन्शियसली करें, क्योंकि कॉन्शियसली टाइम मैनेजमेंट करके ही आप विनर हो सकते हैं और दूसरों के ऊपर आपको फतह हासिल हो सकती है और आप ज़्यादा सुपीरियर लीडर बन सकते हैं। ये चीज़ें तुम लोग समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? हाँ भाई, किसी समझ में नहीं आ रहा है? बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, कुछ समझ में आता है? समझ में आ रहा है सर। गुड सर आपने समझ में। सर आपकी आवाज नहीं आ रही अब। हाँ, मैं अपनी बेगम को आवाज़ दे रहा था इसलिए मैंने वॉल्यूम बंद कर दिया था। वो मुझे फाइल चाहिए जिसके ऊपर मार्किंग कर दें, पीले कलर की फाइल देखो उधर है, इधर, समझे? हाँ, ये बताओ कि अब ये जो क्लैरिफाइंग रोल्स एंड ऑब्जेक्टिव एक्शन प्लानिंग के गाइड्स हैं जी, ये बताइए क्या है, क्या क्या है? एक्शन प्लानिंग की गाइडलाइंस दी हैं इन्होंने जी। आइडेंटिफाई नेसेसरी एक्शन स्टेप्स। क्या मतलब, बताओ भी तो इसका मतलब। सर सबसे पहले ये कि आपने नेसेसरी स्टेप्स को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा स्टेप पहले लेना है, कौन सा स्टेप इसके बाद लेना है जी। और उसमें कोई रिडंडेंट स्टेप नहीं होना चाहिए, सिर्फ इम्पोर्टेंट स्टेप्स हैं वही लेंगे आप, इसलिए आइडेंटिफाई नेसेसरी स्टेप्स। ये मुसद्दिक अमीन था ना? जी सर। चलो अगला बताओ क्या है, जल्दी जल्दी बताओ यार, क्या लिखा है? सर आइडेंटिफाई सर ऑप्टिमल सीक्वेंस ऑफ एक्शन। सर जो भी एक्शंस हम आइडेंटिफाई करेंगे सर उनका ऑप्टिमल सर यानी कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो और उसका सर कॉस्ट जो है वो मिनिमाइज हो सर, जो प्लानिंग कर रहे हैं हम। ठीक है, गुड। अगला बताओ। तो अगले में कह रहा है एस्टिमेट टाइम needed to carry out each action steps। में ये कह रहा है एक्चुअली कि आप मतलब जो आपकी एक्टिविटी है पूरी, आप प्लान तो कर रहे हो लेकिन उसकी सीक्वेंस भी प्लान कर रहे हो, लेकिन उसको टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से भी आप प्लान करें। जिसको जो टाइम रिक्वायर्ड है आप उतना ही उसको टाइम दें और उस हिसाब से जैसे आपका मिनिमम टाइम यूज होगा तो टाइम रिसोर्स आपकी मिनिमम यूज होगी तो उसका मैक्सिमम आपको बेनिफिट आउटपुट मिलेगा। और अगर आपने उसको रिहर्स किया होगा तो आपको एग्जैक्टली पता होगा कि इसमें कितने मिनट्स लगते हैं। तो अगर जब आपको इमरजेंसी में से करना होगा
तो आपने चूंकि रिहर्स किया हुआ है तो आप अपने एग्जैक्ट टाइम में उसे ऑपरेशन को कंप्लीट कर लेंगे। यस, नेक्स्ट। सर इसका ये भी हो सकता है सर एक सर उसमें बेसिकली आपको प्रोडक्टिविटी के बारे में बताता, प्रोडक्टिविटी आपको अपनी मेंटेन रखनी है या उसको मैनेज करना है उस हिसाब से। जी जी बिल्कुल, वेरी गुड मीर मोहम्मद। हाँ, एहसान नज़ीर। सर इसमें ये भी हो सकता है कि एक प्रोजेक्ट है सर, क्योंकि सर टाइम कांस्टेंट होता है, स्पेसिफिक टाइम होता है, तो हर एक्टिविटी को कितना टाइम देना चाहिए अकॉर्डिंग टू द जी प्लानिंग सर। बिल्कुल बिल्कुल, सब चीज़ में, किसी भी चीज़ में ये हो सकता है, बिल्कुल प्रोजेक्ट्स में भी हो सकता है, बिल्कुल सही। और प्रोजेक्ट में तो आप करते ही हैं, उसकी शेड्यूलिंग, टाइम शेड्यूलिंग करते हैं आप। यस, गुड। अगला बताइए। सर नेक्स्ट में अगला मैं बताऊं? हाँ बताओ। नहीं मुजद्दिक तुम बता चुके हो कुछ, अब मोहम्मद अली आप बताएं। मैं बताऊं सर? हाँ सर अगला है डिटरमाइन द स्टार्टिंग टाइम एंड द डेडलाइन फॉर ईच एक्शन स्टेप। मतलब सर कोई भी एक्टिविटी हो उसका हम स्टार्टिंग टाइम और वो एक्टिविटी किस टाइम पे ख़त्म होगी, जैसे हम रिसोर्सेज एक्टिविटीज़ के लिए एलोकेट करें, वो लाजमी होता है। जी बिल्कुल, वरना क्या होता है कि हम एक इनडेफिनेट लूप में फंस जाते हैं और वो काम होता रहता है और जी कोई आउटकम नहीं आ रहा होता है। ठीक है, तो जी इसलिए बिल्कुल सर। स्टार्टिंग टाइम पता होना चाहिए। जी अगला। सर नेक्स्ट जो है वो कॉस्टिंग के ऊपर है कि एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ ईच एक्शन स्टेप, यानी कि आपने प्रॉपर रिसोर्स एलोकेशन और कितनी कॉस्ट रिक्वायर्ड है फॉर एनी पर्टिकुलर एक्शन स्टेप, वो आप एलोकेट करेंगे इसमें। जी बिल्कुल, आपको पता है कि कॉस्ट क्रीप जो हो जाता है, और यहाँ पे स्कोप क्रीप का जिक्र है विदाउट मेंशनिंग देम। तो कॉस्ट क्रीप को कंट्रोल करना मैनेजर की जिम्मेदारी है कि कॉस्ट जो है विद इन बजट रहे, आप विद इन बजट करें। उसके लिए ज़रूरी है कि कॉस्ट क्रीप के स्कोप क्रीप ना होने दें। अगर स्कोप क्रीप होगा तो कॉस्ट क्रीप ज़रूर हो जाता है, स्कोप क्रीप के बगैर भी कॉस्ट क्रीप हो जाता है। ये बात समझ में आ रहा है आपको? स्कोप क्रीप किसको कहते हैं? नहीं सर, आप जैसा एक्सप्लेन करते हैं स्कोप क्रीप। जी, आपने एक प्रोजेक्ट में डिफाइन किया कि आपने एक बॉयलर इंस्टॉल करना है, ये उसका स्कोप है। अब होता ये है कि जब टीम आती है, काम करती है, तो मेंटेनेंस वाले बोलते हैं यार जरा इस पंप को भी रिपेयर कर दो, यार इसको भी मेंटेनेंस के लिए भेज दो। अब ये क्या हो रहा है, आपके स्कोप का क्रीप हो रहा है, यानी फैल रहा है स्कोप। जब आपका स्कोप फैलेगा तो चूंकि आपके पास रिसोर्सेज वेल डिफाइंड है कि इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज, इतने ह्यूमन रिसोर्सेज, इतना टाइम आप यूज करेंगे, तो आप फिर आप टाइम क्रीप भी करेंगे, स्कोप क्रीप तो हो ही रहा है, और शेड्यूल क्रीप भी हो जाएगा, यानी ये सब चीज़ें फैलनी शुरू हो जाएंगी। क्रीप कहते हैं जैसे पानी आहिस्ता आहिस्ता अगर कहीं पे गिर जाए तो फैलना शुरू हो जाते हैं, इसको कहते हैं क्रीप। अगर आप उसको कंट्रोल नहीं करें, रोके नहीं तो प्रोजेक्ट के अंदर टाइम क्रीप, शेड्यूल क्रीप, स्कोप क्रीप, इनको कंट्रोल करना जरूरी होता है। राइट, थैंक यू। जी अगला बताइए। So next is determine who will be accountable for each action step. हाँ, ये मतलब सर किसी को अकाउंटेबल तो ठहराना है पहले से कि जो भी हम एक्शन स्टेप ले रहे हैं, तो अगर वो एज पर प्लानिंग हमारा नहीं चलता तो कौन जो है अकाउंटेबल होगा उस सूरत में? बिल्कुल बिल्कुल, अकाउंटेबिलिटी। और इसका एक्चुअली ये भी मतलब कह सकते हैं कि मतलब एक्चुअल ड्यूटीज असाइन करना। हाँ बिल्कुल, और ड्यूटीज असाइन करने से लोगों को क्लियर हो जाएगा कि भाई किस काम के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। यस ट्रू, बिल्कुल सही है। और क्या, किसने बोला अभी ये? लबीब ने? जी सर। हाँ ठीक है, अगला बताओ। सर नेक्स्ट प्रोसीजर्स फॉर मॉनिटरिंग प्रोग्रेस। तो इसमें है कि एग्जीक्यूशन से रिलेटेड है कि अब आपने पहले प्लानिंग कर ली हर फेज की, अब आप जब एग्जीक्यूशन के ऊपर आ रहे हैं तो आप जो आपने प्लान किया है उसको आप प्रॉपर्ली मॉनिटर करें हर स्टेप के ऊपर। तो उसकी प्रॉपर प्लानिंग के तहत वहाँ पे लेके आप चलें हर एक को, जिसको भी आपने टास्क असाइन किए हैं या जो भी आपने रिसोर्सेज एलोकेट किए हैं। बिल्कुल प्रॉपर प्लानिंग के साथ आप चलें, और प्रोसीजर होना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कि उनको इवेलुएट किस चीज़ पे किया जाएगा। मिसाल के तौर पर टाइम मैनेजमेंट पे किया जाएगा, स्कोप कंट्रोल पे किया जाएगा, बजट कंट्रोल पे किया जाएगा। ठीक है, इन सब जिस चीज़ पे भी उनको, जब आप लोगों को बता देते हैं ना कि आपको इस चीज़ के ऊपर कंट्रोल किया जाएगा, तो लोग ज़्यादा कॉशियस हो जाते हैं। So will be accountable for each action step. Yes, हसन, सही है। अच्छा, हसन का माइक खराब है। ठीक है,
तो इसके बाद उन्होंने कहा कि भाई रोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को क्लैरिफाई करना ज़रूरी होता है, और उसको क्लैरिफाई करने के लिए ये पॉइंट्स हैं जो उन्होंने अगले इसमें भी दिया हुआ है। क्लैरिफाई, एक्सप्लेन एंड डिसाइड, टेबल नंबर 5। टेबल नंबर 5 को हम करेंगे, ज़रा 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, ठीक है? उसके बाद हम टेबल 5 को एक्सप्लेन करेंगे, राइट? ओके सर।
Assalamu alaikum and welcome back. And सलाम सर। वालेकुम सलाम सर। चलो इसके पॉइंट्स बताओ। अच्छा सर, क्लियरली एक्सप्लेन इन असाइनमेंट। सर तो ये है कि जितनी जो टास्क है सर वो क्लियर लैंग्वेज में बताना चाहिए सर। और इसके हवाले से ये सर, अगर प्रोसीजर है, कुछ गाइडलाइंस है, कुछ स्टैंडर्ड है सर, तो वो भी बताना चाहिए सर। हाँ ताकि इसको हेल्प हो सके सर। जी बिल्कुल, जब भी आप किसी सबऑर्डिनेट को असाइनमेंट दें तो उसको क्लियरली एक्सप्लेन करें। जैसे आर्मी में कहते हैं ना, सारा प्लान एक्सप्लेन करने के बाद पूछते हैं कोई शक, वो इसलिए कि किसी को अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ ले। कोई जब एक्शन का वक्त आएगा तो उस वक्त कोई बताने वाला नहीं होगा, कहीं से गोली आएगी और लग जाएगी। तो इसलिए आपको अपना प्लान जो है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपके सबऑर्डिनेट्स को, एंड इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए मैनेजर कि आप उस प्लान को अच्छी तरीके से क्लियर करें और ज़रूरत पड़ने पे उसको लिख करके दें या उसको समझा दें कि भाई किस तरह से होगा। और जो डिफ़िकल्ट एरियाज स्टिल यू फील कि इसमें ये गड़बड़ कर सकता है या इसको अच्छी तरह समझ में नहीं आया, तो उसके एग्जीक्यूशन के टाइम पे उसको फिर समझाएं। क्योंकि आपके अपने सबऑर्डिनेट को एक्सप्लेन करना क्लियरली इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए मैनेजर, राइट? ठीक है, गुड जाकिर। अगला सर नेक्स्ट है एक्सप्लेन द रीजन फॉर द असाइनमेंट। नबील तुम तो बोल चुके हो, किसी दूसरे को मौका दो। ठीक है सर। सर एक्सप्लेन द रीजंस फॉर असाइनमेंट्स। हाँ नवान, उसे ये बताना चाहिए कि उसको ये असाइनमेंट क्यों दिया गया। जी तो बहुत सारे लोग उसके लेवल पे होते हैं कि वो ये असाइनमेंट शायद ना कर सकते हो, तो उसे रीजन बता दें ये तुम्हें इसलिए दिया गया है क्योंकि तुम्हारा ये रोल अच्छा है, हाँ, कि तुम अच्छे हो, इस वजह से तुम्हें ये दिया गया है। डिजाइनिंग में अच्छे हो तो तुम्हें डिजाइनिंग का दिया है। और अगर एग्जीक्यूशन की कितनी इम्पोर्टेंस है ये भी बताना जरूरी होता है रोमान। अगर आप अपने सबऑर्डिनेट को प्रॉपर्ली इम्पोर्टेंस नहीं बताएंगे तो हो सकता है वो उसको कैजुअली ले ले। तो यू नीड टू एक्सप्लेन भाई इस असाइनमेंट की इम्पोर्टेंस क्या है, समझ रहे हैं आप? जी सर बिल्कुल। हाँ, तो उसे इम्पोर्टेंस बतानी चाहिए कि उसे क्या फायदा, बेनिफिट्स उसे क्या होंगे इसमें से। जी बिल्कुल, उसको क्या बेनिफिट होंगे, ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट होंगे, ऑर्गेनाइजेशन को कौन सा ऑब्जेक्टिव पूरा होगा, ये चीज। ठीक है, कौन था ये? नुमान, नुमान अली। यस, अगला नेक्स्ट क्या है? Sir, provide any necessary instructions in how to do the task. सर इसका मतलब ये है कि जब भी कोई टास्क आता है सर, इसके अंदर शायद कोई छुपी हुई चीज हो जिसको आपको पता नहीं हो, और कोई आप न्यू इंस्ट्रक्टर है और न्यू वर्कर है तो उसको कोई खास इन्फॉर्मेशन आप बता दें आके वो चीज खराब ना हो, या कोई इंटरनल इन्फॉर्मेशन हो जो कि उसको बताना जरूरी हो। जी बिल्कुल, उसके जब तक कि आप उसको प्रॉपर्ली बैकग्राउंड नहीं बताएंगे, उसको स्टेप्स नहीं बताएंगे, प्रोसीजर्स नहीं बताएंगे, तो योर सबऑर्डिनेट कैन नॉट डू इट। तो आपको स्टेप्स प्रोसीजर भी बताना है, नेसेसरी रिसोर्सेज भी देना है। यस शर्जील, वेरी गुड। नेक्स्ट सर, explain priorities for different objectives or responsibilities. जी इलियास, जी सर प्रायोरिटीज बताना अपने सबऑर्डिनेट्स को कि उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उनको किस तरह अपने गोल अचीव करने हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव्स। हाँ बिल्कुल, इसलिए कि बाज़ काम बहुत हाई प्रायोरिटी के होते हैं, बाज़ काम की प्रायोरिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती है। हो सकता है जो काम आपने बाद में दिया हो उसको पहले करना ज़रूरी हो। तो ये प्रायोरिटीज़ बाज़ औक़ात आपके सबऑर्डिनेट को नहीं पता होता है, वो अपने हिसाब से चल रहा होता है। तो ये बताना ज़रूरी है जनाब, इसकी प्रायोरिटी बहुत हाई है, दिस यू नीड टू डू, टेक अप एज अर्जेंट, इम्पॉर्टेंट, स्ट्रेटेजिक। ठीक है, मुकाबले में इसको पहले करें। जी 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 इलियास बोलें। या यू वांट टू से समथिंग इलियास? मुजम्मिल सर। योर नेम इज व्हाट? मुजम्मिल इलियास। यस, मोहम्मद मुजम्मिल इलियास। या ठीक है, ठीक है। अगला क्या है? सेट स्पेसिफिक गोल्स एंड डेडलाइन फॉर इम्पोर्टेंट टास्क। क्या आपकी क्या क्रिटिकल आगे एक्टिविटीज हैं जो आपको करनी जरूरी है, इसकी वजह से आगे की आपकी सक्सेसर एक्टिविटीज क्या वो हैम्पर हो रही है या नहीं हो रही?
तो हमें वो इम्पोर्टेंट टास्क को पहले करना चाहिए उनकी डेडलाइन से पहले। बास टास्क कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो उसको आप सबऑर्डिनेट को जब ब्रेक करके देते हैं ना, तो दैट विल बी इजियर फॉर हिम। कॉम्प्लिकेटेड टास्क शायद आपके सबऑर्डिनेट को ना समझ में आए क्योंकि वो इतना सीनियर लेवल का नहीं है, लेकिन अगर उसको छोटे छोटे टास्क में कन्वर्ट करके दे दें और उसके डेडलाइंस बता दें और वो एक एक टास्क करके करता चला जाए, तो ही विल अचीव द एंटायर टारगेट। तो जो जॉब्स कॉम्प्लिकेटेड होते हैं उसको डिवाइड करना अच्छा रहता है। ठीक है, चलिए मॉनिटरिंग ऑपरेशंस इन परफॉर्मेंस। देखिए, जो आपके ऑपरेशंस और परफॉर्मेंस होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं, उनके परफॉर्मेंस को मेजर करना जरूरी है, क्योंकि आपने एज ए सीनियर मैनेजर स्पेसिफाई कर दिया इतना ये काम होंगे, ये प्रोसीजर होगा, ये लोग इन्वॉल्व होंगे, इतना टाइम लगेगा, इतने रिसोर्सेज लगेंगे, एसओपीज डिफाइन कर दिए हैं आपने, रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन कर दी है, रोल्स डिफाइन कर दिए और लोगों को ट्रेन कर दिया है, तो अब जाहिर है कि लोग अपना काम करते रहेंगे, बट डोंट एज्यूम कि लोग अपना काम करते रहेंगे। यू नीड टू चेक, बिकॉज चेक ही बैलेंस लेकर आता है। और जैसे मिसाल के तौर पे आपके कोई ऑनलाइन कस्टमर्स के लिए फैसिलिटी है कि कस्टमर जब चाहें कि ऑनलाइन आपसे बात कर सकते हैं और आपसे अपना प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं। कोई वारंटी गारंटी क्लेम है, प्रोडक्ट के बारे में पता करना है, प्राइस के बारे में पता करना है, आप पता कर सकते हैं। तो जैसे बैंक्स के होते हैं कि अगर आपको क्रेडिट कार्ड का मसला है तो एक दवाई ये आपको कैश अकाउंट का होता है, 2 दवाई ये, और इस तरह से करके वो करते हैं। और वहाँ पे अच्छे खासे उनके ट्रेंड स्टाफ होते हैं और आमतौर पर बैंक्स का सिस्टम बहुत अच्छा है। वजह उसकी है कि उनको बाकायदा रैंडमली चेक किया जाता है। यानी आप चीफ एग्जीक्यूटिव में आपने एक फ़ोन कर लिया, फ़ोन करके उनसे पूछ लिया कि भाई पहले तो फ़ोन करने से ये पता चलता है कि लोगों ने उठाया या नहीं उठाया फ़ोन। बाज़ लाइन्स ऐसे होते हैं वहाँ लोग फ़ोन ही नहीं उठाते, घंटी बजती रहती है। और जैसे के इलेक्ट्रिक का फ़ोन नहीं उठाते वो लोग, तो बाज़ जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और क्योंकि उनकी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज वहाँ से सेल हो रही होती हैं, कस्टमर सर्विस मिल रहा होता है, कस्टमर कंप्लेन हैंडल कर रहे होते हैं, बाज़ आप थर्ड पार्टी को भी आउटसोर्स कर देते हैं, तो उसको चेक करना ज़रूरी होता है। तो आप जब चेक करते हैं, आप उससे बातचीत करते हैं, तो आपको पता चलता है कि भाई उसको प्रोफेशनली हैंडल या नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा। बाज़ वक़्त आप जानबूझकर उससे बदतमीज़ी करते हैं, ये देखने के लिए कि भाई ये अभी भी प्रोफेशनल स्टांस रख रहा है या रिएक्टिव हो रहा है। तरह पता चलता है कि जनाब आपने जो भी काम जिन लोगों को सपोर्ट किया हुआ है, आउटसोर्स किया हुआ है, उसको कैसे अंजाम दे रहे हैं। तो काम की मॉनिटरिंग ज़रूरी है। फिर इसी तरीके से जो है ना, कैश के जो बिजनेस होते हैं, जैसे रेस्टोरेंट्स हैं, ग्रोसरी रिटेल है, इनके अंदर आपके एम्प्लॉयज़ बैठे हुए सारा काम कर रहे होते हैं। आप उसके अंदर आप कैमरा भी लगा देते हैं, लेकिन फिर आपको भी चेक करना ज़रूरी होता है कि वो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इसके लिए आप मिस्ट्री शॉपिंग करते हैं, यानी किसी को पैसे दे के 2000 रुपये भेज देते कि तुम जाओ रेस्टोरेंट में खाओ पियो, और फिर देखो कि जल्दी से निकल आना, बोलना बिल रहने दो यार मैं जल्दी में हूँ, या बात करना कि यार टैक्सी वगैरह बिल बना दो। तो किस तरह से वो रिस्पॉन्ड करते हैं। या और भी कोई क्राइटेरिया है फूड क्वालिटी के बारे में या कस्टमर हैंडलिंग के बारे में, आपने किसी तरीके से समझाया हुआ और कस्टमर खड़ा होकर जानबूझ के शोर मचा रहा है, अब आप देखें कि वो किस तरह से आपको हैंडल कर रहे हैं। ये सब चीज़ें कस्टमर सर्विस का हिस्सा है। तो रिटेल में तो ये बहुत ज़्यादा होता है, और इसको कहते हैं मिस्ट्री शॉपिंग, कि कोई इनका ही आदमी चला जाता है और जा करके शॉपिंग करता है, शॉपिंग करके अपने शॉपिंग एक्सपीरियंस को एक डिफाइंड क्राइटेरिया पे एक्सप्लेन करता है मैनेजमेंट को, उसका शॉपिंग एक्सपीरियंस कैसे रहा। ये भी अच्छा होता है। फिर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में जो KPIs होते हैं उनकी वेरिएंस एनालिसिस की जाती है। वेरिएंस एनालिसिस का मतलब ये हुआ कि कॉस्ट आपको दिया हुआ है, आप कॉस्ट में नेगेटिव वेरिएंस है तो दैट इज गुड, यानी आपने कम कॉस्ट में काम कर लिया। पॉजिटिव वेरिएंस है तो दिस इज बैड। कितना वेरिएंस आपके लिए एक्सेप्टेबल है, कितना वेरिएंस एक्सेप्टेबल नहीं है, और अगर वेरिएंस हुआ है तो क्यों हुआ है। इसी तरह रेवेन्यू में पॉजिटिव वेरिएंस इज गुड वेरिएंस, समझते हैं ना आप लोग। रेवेन्यू मिसाल के एक्चुअल रेवेन्यू माइनस प्लान रेवेन्यू डिवाइडेड बाय प्लान रेवेन्यू इनटू 100, तो परसेंटेज में आ जाएगा कि आपका रेवेन्यू ज़्यादा है या कम है। अगर ज़्यादा है तो कितने % ज़्यादा है, और कम है तो कितने % कम है। कम होगा तो माइनस में आ जाएगा,
वेरिएंस आजकल एक बहुत पॉपुलर टेक्निक है जो मैनेजमेंट यूज करती है। प्रोजेक्ट्स में भी वेरिएंस एनालिसिस से पता चल जाता है कि जनाब प्रोजेक्ट किस स्टेज पे जा रहा है, कहाँ जा रहा है। उससे आपको एनालाइज करने में आसानी होती है, मैनेजमेंट को ऑब्जेक्टिवली चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में आसानी होती है कि क्या हो रहा है। ओके, तो ये चीज़ें हैं जो कि ऑपरेशंस की मॉनिटरिंग और परफॉर्मेंस के लिए ज़रूरी है। बाज़ औक़ात आप शॉप फ्लोर पे खुद ही चक्कर लगाते हैं, यू सी लॉट ऑफ थिंग्स कि भाई क्लीनलीनेस सही नहीं है, या मशीन में आवाज़ आ रही है या वर्कर सिगरेट पी रहे हैं या खड़े हुए बातें कर रहे हैं आपस में। तो बाज़ औक़ात एक्चुअली भी वहाँ जाने से, सीन पे जाने से यू ऑब्जर्व लॉट ऑफ थिंग्स। वॉशरूम जाके देख लीजिए, रिटेल में सबसे पहला क्राइटेरिया है किसी भी रेस्टोरेंट का, रिटेल आउटलेट का, क्या वॉशरूम जाके देख लीजिए। अगर वॉशरूम साफ है तो इसका मतलब है कि वो एक अच्छे ऑर्डर के साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, ज़्यादातर रेस्टोरेंट्स में जो सबसे पैथेटिक चीज़ मिलती है आपको वो वॉशरूम्स होते हैं, क्योंकि वो बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ होते हैं। फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है तो ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू कीप इट क्लीन ऑल द टाइम। और बहुत सारे जो आपने देखा होगा कि वो बाकायदा अपने एम्प्लॉइज को डिप्यूट करते हैं, दे कॉन्स्टेंटली क्लीन द फैसिलिटी। अब इन्होंने गाइडलाइंस दी है फॉर मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग के लिए कौन कौन से गाइडलाइंस हैं जी बताइए। सर आइडेंटिफाई एंड मेजर की इंडिकेटर्स ऑफ परफॉर्मेंस सर। हाँ सर, जो वर्क यूनिट की जितनी भी ऑपरेशन है सर, जो परफॉर्मेंस है सर, वो किस फैक्टर्स के ऊपर इवैल्यूएट किया जाएगा सर? हाँ, जैसे आप बता देंगे ना कि जनाब आपको क्लीनलीनेस पे एवेलुएट किया जाएगा, टाइमलीनेस पे एवेलुएट किया जाएगा, तमाम लाइट्स आपके जल रहे हों इसके ऊपर एवेलुएट किया जाएगा, एयर कंडीशनिंग प्रॉपर काम कर रहा हो इस पे एवेलुएट किया जाएगा, आपके एम्प्लॉइज़ की शेप सही तरीके से बनी हुई हो, मोछे सही तरीके से बनी हुई हो, दाढ़ी सही से कटी, इस पे एवेलुएट किया जाएगा, हेयर कट सही हो, ठीक है, उनके यूनिफॉर्म पे एवेलुएट किया जाएगा, उनके कस्टमर्स के साथ इंटरेक्शन पे एवेलुएट किया जाएगा, उनके टाइम टू अटेंड ए कस्टमर पे एवेलुएट किया जाएगा। भाई एक कस्टमर को जो अटेंड कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट में उसको फारिग कर दें। तो ये एक आप टाइम स्टैंडर्ड सेट कर सकते हैं, जनाब इतने टाइम स्टैंडर्ड में आप उसे अगला कस्टमर आपके पास आ जाना चाहिए ताकि आप तेज़ी से काम कर सकें, क्योंकि यहाँ पे मास प्रोडक्शन टाइप की चीज़ है ये। ओके, तो आप इवेल्युएशन के क्राइटेरिया बना सकते हैं। जैसे जब हमने कॉस्ट ऑफ कॉफ़ी बनाई थी तो कॉस्ट ऑफ कॉफ़ी के रिटेल आउटलेट को इवेल्युएट करने के 70 पॉइंट्स थे जो हम मैनेजर्स को भी दे देते थे कि भाई ये 70 पॉइंट्स है जिसके ऊपर हम आपको इवेल्युएट करेंगे। नो सरप्राइज हम जाके अचानक कोई ऐसी चीज़ इवेल्युएट कर दें जो उसका इवेल्युएशन क्राइटेरिया में ही नहीं डाला हो, और वो फिर उसके हिसाब से अपने इसको मेंटेन करता है, तो इसको तो इसलिए इसको कहते हैं मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। कि आपने अपने सबऑर्डिनेट्स को ऑब्जेक्टिव्स दे दिए और उन ऑब्जेक्टिव्स के मुताबिक उनको मैनेज कर रहे हैं और उसी के मुताबिक सवाल कर रहे हैं। उससे क्या होता है कि आपके सबऑर्डिनेट्स भी क्लियर होते हैं कि भाई मुझे किस क्राइटेरिया पे इवैल्यूएट किया जाएगा, आप भी क्लियर होते हैं कि भाई मैं किस तरह से इवैल्यूएट करूँगा। अगर आप समझते हैं कि कोई चीज़ इवैल्यूएशन में रह गई है तो आप बाद में उसको ऐड कर सकते हैं और फिर एग्रीमेंट ले सकते हैं कि मैनेजर से, जनाब आप जो इवैल्यूएट किया जाएगा तो नई इवैल्यूएशन शीट ये है। तो ये इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, चलो आगे अगला बताओ सर। अगला है आइडेंटिफाई सर, जो सर मॉनिटर द की प्रोसेस वेरिएबल एज आउटकम सर, जो यानी कि की इंडिकेटर्स हम फिक्स करते हैं तो 1 महीने के लिए या 1 हफ्ते के लिए, तो उनकी आउटकम्स को भी मॉनिटर कभी कभार करना चाहिए कि वो काम हुआ है या नहीं। फर्ज करो आधे महीने में हो गया या उस हफ्ते में कितनी काम होनी चाहिए थी, इतना हुआ कि नहीं, तो उस काम को मॉनिटर रेगुलरली करना चाहिए सर। जी सही है। आपकी आउटकम क्या है? जैसे एक रेस्टोरेंट का मंथली रेवेन्यू कितना है, एक ही आउटकम है। ये अच्छा है तो बाकी बहुत सारी चीज़ें खुद ब खुद अच्छी हो जाएंगी। या ये कि वीकेंड पे सेल क्या है, वीकडेज पे सेल क्या है, ठीक है, एम्प्लॉइज़ को कैसे मैनेज किया जा रहा है, वीकेंड पे कम मैनेज लोगों को बुला रहे हैं, वीकडेज पे कम लोगों को बुला रहे हैं, वीकेंड पे ज़्यादा लोगों को बुला रहे हैं। ये सब चीज़ें क्या है, ये की प्रोसेसेस हैं, की आउटकम्स है, जिससे आपका कॉस्ट कंट्रोल होता है, रेवेन्यू कंट्रोल होता है। तो इसलिए की प्रोसेसेस और की आउटकम्स को आप मैनेज करें। ठीक है जी, अगला क्या है सर? अगला है मेजर प्रोग्रेस अगेंस्ट प्लान्स एंड बजट। जो सर इसके अंदर हमें ट्रैक करना होता है प्रोग्रेस क्या चल रही है किसी भी असाइनमेंट या जो भी प्रोजेक्ट है, जो कि हम थ्रू रिव्यू मीटिंग्स कर सकते हैं, मंथली या वीकली, जितना फ्रीक्वेंट होगा उतना ज्यादा हम उसको क्लोजली मॉनिटर कर पाएंगे। अगेंस्ट प्लान,
जो हमने प्लान किया है उसके हिसाब से कैसा चल रहा है। बिल्कुल सर। अच्छा है या बुरे का म्यार ही यही है कि आपने प्लान किया और अचीव किया। ठीक है, गुड। अगला बताओ, जल्दी 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 करो यार। डेवलप इंडिपेंडेंट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, इसमें वो यही कह रहा है जो भी आपने थोड़ी देर पहले बताया कि डिफरेंट इंफॉर्मेशन के तरीके होते हैं। कभी आप डायरेक्ट मैनेजर से या किसी लोगों से पूछ लेते हैं, या तो आप किसी फिर थर्ड पर्सन को बोलते हैं कि आप जाकर रेस्टोरेंट में डाइन इन करें और फिर रिव्यू दें। तो इसमें एक्चुअली यही कह रहा है डिफरेंट जो सोर्सेज इंडिपेंडेंट हो, जो खुद पे एक दूसरे पर डिपेंडेंट ना हो, आप उनसे इंफॉर्मेशन लें। उसमें कोई मैनेजर हो सकता है, कोई कस्टमर हो सकता है, कोई क्लाइंट हो सकता है, कोई पीयर हो सकता है, या कोई उसमें कोई उसी कंपनी में या उसमें कोई टॉप एग्जीक्यूटिव हो सकता है। आप वेरी दे सकते हैं। मोहम्मद, वेरी गुड। चलो यार, ये तुम क्यों नहीं बोल रहे, क्या गया ये? आसिम मसूद, आसिम मसूद तुम नहीं बोल रहे यार, नाराज हो गया? काजी मिनहाज नहीं, ताबिश कमाल ने भी कंट्रीब्यूट नहीं किया है। जुनायद अली महंगरिया तो शायद है नहीं यहाँ पे। सर आई डिड। हाँ तुमने किया है ताबिश, ठीक है। एहसन जमाल साहब ने किया था। अच्छा, मैंने उनके मार्क्स नहीं लिखे। प्लीज आप लोग पार्टिसिपेट करें भाई, ये नंबर देता हूँ मैं इसके लिए। बहुत आसान चीज है, जो लिखा हुआ है उसको बोल दो। जी सर। सर ये नेक्स्ट पॉइंट मैं बता देता हूँ, कंडक्ट प्रोग्रेस रिव्यू मीटिंग्स एट एप्रोप्रिएट टाइम्स। ये बेसिकली प्रोग्रेस रिव्यू वो इसमें कंडक्ट करनी चाहिए विद डिफरेंट टाइम पीरियड्स और इंटरवल, ताकि आप अपनी प्लान्स वर्सेस बजट्स को या एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर कर सके, और कहीं पे अगर रेक्टिफिकेशन रिक्वायर्ड है तो आप उसको उसी वक्त एड्रेस कर सके ड्यूरिंग द प्रोग्रेस रिव्यू मीटिंग्स। इसमें लोगों पे प्रेशर भी रहता है, पॉजिटिव प्रेशर रहता है। उनको पता है कि हर वीक के फ्राइडे को आफ्टरनून में या मंडे मॉर्निंग में रिव्यू होता है, तो उनको पता है कि एक हफ्ते की परफॉर्मेंस रिव्यू की जाएगी, तो एक हफ्ते में इतना अचीव करने की कोशिश करते हैं कम से कम मैनेजर्स, कि जब जब रिव्यू किया जाए तो पॉजिटिव स्टांस के साथ वो बैठे वहाँ पे। तो रिव्यू मीटिंग अगर आप फॉर्मल भी करते हैं ना, तो उसका ये फायदा होता है कि लोग जो है वो रेगुलर हो जाते हैं, अपना काम करते हैं। और अगर किसी ने फर्ज करो कि मंडे ट्यूसडे काम नहीं भी किया है, तो वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे काम करता है, वीकेंड पे काम करता है, ताकि मंडे मॉर्निंग की जो फॉर्मल रिव्यू मीटिंग हुए उसमें अपनी प्रोग्रेस बता सके। तो इसलिए ये अगर आप फॉर्मली भी करते हैं तो उसका कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है अपने एम्प्लॉइज के ऊपर, आपके पैसे के वो काम करते हैं जी। इसलिए रिव्यू मीटिंग जरूरी है। रिव्यू मीटिंग इसलिए भी जरूरी है कि भाई आपके मैनेजमेंट को पता चलता रहता है कि क्या हो रहा है, कितना हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। इसलिए रिव्यू मीटिंग्स आर इम्पोर्टेंट जी। ये क्या है अगला बताओ, कौन बताएगा? सर मैं बता रहा हूँ। मोहम्मद अली, हाँ बताइए जी सर। इसमें है कि ऑब्जर्व ऑपरेशंस डायरेक्टली व्हेन इट इज फिजिबल। सर क्या होता है कि कभी कभार हम जो ऑब्जर्वेशन प्रोग्रेस मीटिंग और रिपोर्ट्स के थ्रू जो कभी कभार मिलती है वो एक्चुअल नहीं होती, कभी कभार वो फेक होती है या एक्चुअल नहीं होती, साइड पे वो सिनेरियो नहीं होता। तो ऑब्जर्वेशन जो डायरेक्टली जो है ना वो ऑब्जर्व करनी चाहिए अगर वो फिजिबल है तो। वेरी गुड मोहम्मद अली, वेरी गुड। बिल्कुल ऐसे ही है। इसको मैनेजमेंट बाय वॉन्डरिंग अराउंड कहते हैं, कि आप इधर उधर घूम के देखें तो पता चल जाएगा क्या हो रहा है। बाद औक़ात प्रोजेक्ट मैनेजर्स प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस रिपोर्ट देते हैं ऐसी, तो मिसाल के तौर पे अभी प्रोजेक्ट पे 60% वर्क हुआ है, लेकिन उनको पता है मैं 1-2 दिन में ये 2 काम कर लूंगा तो ये 70% हो जाएगा, लोग 70% रिपोर्ट कर देते हैं। तो इसलिए आपको जा करके ऑब्जर्व करना चाहिए, देखना चाहिए, ताकि पता चले कि एक्चुअली क्या काम हो रहा है। अपना माइक बंद कर दीजिए। किसका माइक खुला है? आसिम मसूद, यू वांट टू स्पीक समथिंग? यस सर, बोले। आस्क स्पेसिफिक क्वेश्चंस अबाउट द वर्क। हाँ, इससे हम यूँ ले सकते हैं सर कि जो सब ऑर्डिनेटर जो रिस्पॉन्सिबल है वो किस चीज़ों पे काम को करवा रहा है और क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसको वो अचीव करना चाह रहा है। जी बिल्कुल। और जब क्वेश्चन करेंगे तो तुम्हारा नाम लिस्ट में नहीं है आसिम? लिस्ट में है सर। ताकिरुल्लाह तला खान, जमील हसन हैदर, असद्दीक अमीन, जवेरिया, ताबिश, शर्जील, करीम मोहम्मद, आसिम मसूद। आसिम मसूद नाम है ना तुम्हारा? जी सर। हाँ, क्या कह रहे हो? चलो कहो।
आस्क स्पेसिफिक क्वेश्चन अबाउट द वर्क, कि जो सबऑर्डिनेट जो रिस्पॉन्सिबल है उस काम का, उससे हम क्वेश्चन करें कि किस ऑब्जेक्टिव्स पे वो अपना काम करा रहा है और क्या ऑब्जेक्टिव उससे करना चाह रहा है। सही बात है। इसलिए कि जब आप क्वेश्चन करते हैं ना, तो आपको ये पता चल जाता है कि आपके एम्प्लॉय का कैलिबर क्या है, आपके वहाँ पे जो वर्कर्स हैं उनका कैलिबर क्या है, जो काम कर रहे हैं उनको मालूम भी है, जो वेल्डिंग कर रहा है उसको मालूम भी है कि वेल्डिंग के लिए सेफ्टी क्या होती है, मेजर्स क्या होते हैं, वेल्डिंग के स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, कहाँ पे किस तरह की वेल्डिंग करनी होती है। अगर उसको यही नहीं मालूम है तो इसका मतलब है कि राइट काइंड ऑफ एम्प्लॉइज हैव नॉट बीन डिप्यूटेड देयर। तो क्वेश्चन करना भी एक आर्ट होता है और चीफ एग्जीक्यूटिव के लिए या सीनियर मैनेजर के लिए बहुत बड़ा आर्ट होता है, क्योंकि आप हमेशा एक्शन फील्ड में नहीं होते। तो आप वहाँ जाकर के जब आप क्वेश्चन करते हैं तो आपको रियल पता चलता है कि भाई क्या हो रहा है, व्हाट्स हैपनिंग अराउंड, कुछ चीज़ें हो रही है नहीं हो रही है। मिसाल के तौर पर मैनेजर ने रिपोर्ट किया कि लोगों को ओवर टाइम पे कर दिया गया, आप जब फील्ड में जाते हैं तो आपसे मजदूर शिकायत करते हैं जनाब आपको ओवर टाइम पे नहीं किया गया। तो एक्चुअल फील्ड में जाने से बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलती हैं, इसलिए कभी कभी फील्ड में जाते रहना चाहिए। फॉर चीफ एग्जीक्यूटिव इट इज गुड फॉर देम, गुड फॉर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ऑब्जर्व ऑपरेशनल डायरेक्टली को मैनेजमेंट की टर्म्स में कहते हैं मैनेजमेंट बाय वॉन्डरिंग अराउंड, MWA, मैनेजमेंट बाय वॉन्डरिंग अराउंड। जी, स्पेसिफिक क्वेश्चन है, स्पेसिफिक क्वेश्चन हो गया। एनकरेज रिपोर्टिंग ऑफ प्रॉब्लम्स एंड मिस्टेक्स। जी, जो मिस्टेक्स है उसकी रिपोर्टिंग को इनकरेज करें, क्योंकि बहुत सारे चीफ एग्जीक्यूटिव्स ऐसे होते हैं किल द मैसेंजर सिंड्रोम यूज करते हैं। जब कोई आके उनको नेगेटिव खबर देता है सबसे पहले उसी को मार देते हैं, डांट डपट करके भगा देते हैं। तो जो आपको लोग नेगेटिव रिपोर्ट करने छोड़ देते हैं, वाह वाह वाली अच्छी रिपोर्ट्स देते हैं, और आप फिर एक्चुअल सिनेरियो से दूर हो जाते हैं। तो किल द मैसेंजर इज ए बैड थिंग। आपको जब भी कोई एज ए चीफ एडिटर आप बैठे हुए हैं, आप एज ए ऑर्गेनाइजेशन लीडर बैठे हुए हैं, आपको कोई पॉजिटिव खबरें भी आएंगी, नेगेटिव खबरें भी आती हैं। बाज़ औक़ात बहुत ही ग्लूमी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट होता है, कॉम्पिटिशन बहुत टफ होता है, तो आपको नेगेटिव खबरें ज़्यादा मिल रही होती हैं। बट नेगेटिव खबरें अगर आपको मिल रही हैं तो ये भी एक रहमत है कि ताकि आप अंदाज़ा कर सकें कि इन व्हाट सिचुएशन यू आर एक्चुअली इनटू, एंड फिर आप प्लान कर सकेंगे कि हाउ टू गेट आउट ऑफ दैट अनडिजायरेबल सिचुएशन। तो इसलिए नेगेटिव चीज़ों को भी, नेगेटिव खबरों को भी इनकरेज किया करें और उसके ऊपर अच्छा एटीट्यूड रखा करें, ताकि लोग आपसे नेगेटिव चीज़ें शेयर करने की हिम्मत रखें। अगला क्या है? यूज इंफॉर्मेशन फ्रॉम मॉनिटरिंग टू गाइड अदर बिहेवियर्स। ठीक है, जब आपको मॉनिटरिंग से चीज़ पता चल जाती है तो बहुत सारे मैनेजर लोग ऐसे करते हैं, कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व कर लेते हैं, उस वक्त रिएक्ट नहीं करते, और मैनेजमेंट मीटिंग में, रिव्यू मीटिंग में जर्नली फिर उसको बताते हैं बगैर किसी को स्पेसिफिकली पॉइंट आउट किए कि जनाब ये काम ऐसे हो जाए, इस तरह हो जाए, हम इस तरह से प्रोसेसेस कर लें या प्रोसेस को इम्प्रूव कर देते हैं। तो उससे जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ें ठीक होती हैं कंपेयर टू वहीं पे आप रिएक्टिव होने की कोशिश करें। ठीक है, तो मॉनिटरिंग दूसरों के बिहेवियर्स को गाइड करने के लिए आप इंफॉर्मेशन को इंटेलिजेंटली यूज़ करें। यार अगर आप लोग इजाज़त दें तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आई एम नॉट फीलिंग वेल। कोई इशू नहीं सर। यस सर, ठीक है सर, मैं भी बीमार हूँ सर। हाँ, क्या हो गया आपको? सर थोड़ा सा जुकाम हो गया सर, गला बिल्कुल बैठ गया है सर। ओह हाँ, मेरी भी यही सुना था। चलो अल्लाह ताला सबको सेहत दे। मौसम चल रहा है सर ऐसा, अक्सर मुझे भी हुआ हुआ सर। ओहो अच्छा, चले आप लोग आराम कीजिए फिर। ठीक है, ओके ठीक है सर। ओके, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर, थैंक यू। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।